कर्ज। सुदीप कुमार के देहांत को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उनमें से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच जाकर बोला, सुदीप कुमार के वारिस कौन कौन है? बैठक में 20, 30, 40 लोग बैठे थे। वे सभी अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह ताकने लगे। फिर सुदीप कुमार के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हम हैं उनके बेटे, कहिए आपको हमसे क्या काम था? वह व्यक्ति सुदीप कुमार के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला, आज से 20 साल पहले तक सुदीप कुमार मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित 20 लाख रुपए हो चुकी है। आज मैं वे पैसे लेने आया हूँ। उस आदमी के इतना कहते ही खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सुदीप कुमार का बड़ा बेटा सागर, जो सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे? वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं एक वकील हूँ, इतना मूर्ख भी नहीं कि बिना सबूत के चला आऊँगा। मेरे पास 30 रुपए का बॉन्ड है, जिस पर तुम्हारे पिताजी ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है और साइन भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला, मैं नहीं मानता इस बात को, मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 20 सालों तक चुप बैठे रहना, फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका आना, ये सब क्या है? अगर मेरे पिताजी ने पैसे लिए भी होंगे तब भी वो करार उनके साथ ही ख़त्म हो गया। मैं ये पैसे देने से साफ इनकार करता हूँ। सुदीप कुमार का दूसरा बेटा सौम्य, जो ठेकेदार था, बिल्डिंग बनाने के काम लिया करता था, खड़ा होकर बोला, वकील साहब, आप जिन पैरों से चलकर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिताजी के जीवित होते आते। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। वकील बोला, पहले इसीलिए नहीं आया क्योंकि वसूलने का करार आज के दिन का था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ। यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। अगर आप अपने पिता का कर्जा देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। अगर मेरे सुदीप जी से दोस्ताना संबंध नहीं होते, मैं चाहता हूँ उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली ना जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायतें दे दूंगा, मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हाँ तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप बैठे रहे। किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर बोला, यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं। क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है? अचानक सुदीप कुमार का छोटा बेटा संदीप खड़ा होकर बोला, आप सबूत दिखाइए, मैं पापा का कर्जा चुकाऊंगा। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो अन्य औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरा वार्तालाप सुन रही थी, जल्दी से भीतर आई। फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हो जी? कहाँ से चुकाओगे 20 लाख रुपए? हमारे पास 120,000 रुपये भी नहीं हैं। आपके भाई साधन संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं, फिर आप क्यों उड़ता तीर ले रहे हो? संदीप बोला, मैं अपना ज़मीन बेच दूंगा, मगर पापा का नाम खराब नहीं होने दूंगा। पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर ज़मीन बिक गई तो हम क्या खाएंगे?
उसी के सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। वह पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज पिता की इज्जत का सवाल है। क्या तुम ये चाहोगी कि जिंदगी भर पूरे गांव के सामने मैं सर झुका कर चलूं? तू हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहती आई है, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुझे नामर्द बनाने पर तुली है? अचानक पत्नी को होश आया। उसके तेवर बदल गए। गर्व के साथ बोली, माफ कर दो जी, आप जाओ, पहले परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपकी बाजुओं पर पूरा भरोसा है। आप हमें भूखे नहीं सोने दोगे। फिर संदीप डबल जोश के साथ वापस बैठक में आ गया। लोगों अब भी धीमी आवाज में खुसर फुसर कर रहे थे। वकील मुस्कुराते हुए बोला, अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी ने पैंच कस दिए? संदीप मुस्कुराता हुआ बोला, वो एक मर्द की पत्नी है। वकील साहब, आप सबूत दिखाइए। मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं आपको अपने हिस्से की ज़मीन दे दूंगा, मगर पिता पर कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील ने एक बार फिर संदीप के बड़े भाइयों की तरफ देखा, फिर कहा, क्या तुम लोग अपने भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्जलों की तरह सर झुका कर बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। वकील बोला, आज से 30 साल पहले मैंने और सुदीप जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत 50,000 रुपये थी। शेयर खरीदते वक्त ये तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वो उसकी योग्य संतान तक जीवित हिस्सेदार पहुंचेगा। जीवित हिस्सेदार के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्से की रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे। ये उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील आगे बोला, चूंकि मैं ही वो जीवित शख्स हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार है कि सुदीप कुमार का वो हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इसीलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स कटने के बाद कुल 50 लाख रुपए उनके हिस्से में आते हैं और वो 50 लाख रुपए मैं सुदीप कुमार जी के छोटे बेटे संदीप को देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि संदीप ही उनका सच्चा हकदार है। जो बेटे पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनका पिता की संपत्ति में भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और सुदीप कुमार के दोनों बड़े बेटों का मुंह उतर गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले देवर को मूर्ख समझ रही थी, अब वे अपने पतियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी। वकील के इशारा करते ही उनके आदमी 2 बड़े सूटकेस उठा लाए और उन्हें संदीप को थमा दिया। ये देखकर वहां विराजमान लोगों ने तालियां बजाकर संदीप का स्वागत किया। जब संदीप दोनों सूटकेस उठाकर अंदर कमरे में ले गया, तब उसकी पत्नी दौड़कर आई और बोली, आज मैं समझ गई जी। वह बोला, क्या? वह पति को भरी आंखों से निहारते हुए बोली, ये समझ में आ गया कि सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर सुनता जरूर है और जब वह सुनता है तब छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।